वेलकम बैक नाजरीन। तो एशिया कप जारी है और पाक भारत टाकरे में हमने देखा कि कल पाकिस्तान को भारत के हाथों शिकस्त का सामना हुआ है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में शिकस्त का क्या है, कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम सख्त तनकीद की जद में आ गए हैं। कौमी कप्तान की भारत के खिलाफ कोई बड़ी इनिंग्स नहीं है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में बाबर आजम सिर्फ 10 रन बना सके हैं। बिल्कुल, बाबर आजम ने पहले भी भारत के खिलाफ हमको परफॉर्म करते नहीं देखा। आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन रखने वाले बाबर आजम भारत के खिलाफ कारकर्दगी पर क्रिकेट हलकों में सख्त तनकीद का वो निशाना बन रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब, कल पाकिस्तानी टीम लगता है खेलने के लिए नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था कि इंडियन टीम शायद नेपाल के साथ मैच खेल रही है, इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा लगे बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तान की बता रही थी कि पाकिस्तानी टीम में वो थ्रस्ट और वो जोश, जज्बा, जुनून नजर ही नहीं आ रहा था। दे वर जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन। और ये पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया। आप देखें ना कि आपके 2 फास्ट बॉलर अनफिट हो गए, वर्ल्ड कप सर पर है। अभी शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी क्वेश्चन मार्क है, उसकी उंगली पे चोट लगी। इसी तरीके से आगा सलमान के मुंह पर बल्ले से गेंद लग गई। तो पाकिस्तान मुश्किलात से 2-4 है और पाकिस्तान को अगर कम बैक करने, कल श्रीलंका से मैच है वो जीतना होगा परसों, और आज भारत अगर श्रीलंका से जीत जाते हैं तो फिर क्या सिनारियो होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, ये टीम मिर्जा साहब टीम कभी खुशी होती है। मिर्जा साहब आपने ट्विटर पर वो ट्रेंड भी देखे, जब इस तरह के ट्रेंड चल रहे थे, दे कैन नॉट प्ले हिम, हमारे फास्ट बॉलर परफॉर्म करते हैं, उनको इतना सर पर बिठा लिया जाता है और शायद ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और अगले मैच में ऐसी पुअर परफॉर्मेंस, जिस तरह से कल लग रहा था कि खेलने ही नहीं आए हैं। शायद बारिश का इंतजार करें कि बारिश हो जाए, किसी तरह से एक पॉइंट मिल जाए और फेस सेविंग मिल जाए हमें। देखिए, ये हमारी टीम है, हमें इसको सपोर्ट तो करना चाहिए, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रही है। इतनी मायूसी हुई है लोगों को कि फाइट करके आप हारे तो गम नहीं होता, लेकिन अगर आप एकतरफा मुकाबले के बाद आप भारतीय मीडिया को देखें, सोशल मीडिया कितना ट्रोलिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो सिर्फ आपने बात सही की कि सिर्फ फास्ट बॉलर्स पर आप नहीं खेल सकते, लेकिन गलती पाकिस्तान से टॉस जीत कर आपने उनको खिलाया। 4 साल पहले यही सिनारियो था। 2019 के वर्ल्ड कप में मैं वहां मौजूद था, ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को खिलाया और उसके बाद क्या हुआ, सरफराज अहमद की कप्तानी चली गई वर्ल्ड कप के बाद। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी हमसे गलतियां हुई। हमारे बैट्समैनों को क्या हो गया है, क्या हम सिर्फ बाबर आजम पर इन्हिसार करते हैं और रिजवान पर इन्हिसार करते हैं। भारतीय टीम मुकम्मल प्लानिंग के साथ आई। उन्हें पता है कि रिजवान मिडिल और लेग स्टंप पर अच्छा खेलते हैं, उन्होंने उससे आउटसाइड ऑफ स्टंप उसको फीड करते रहे और बिलाखिर वो कॉट बिहाइंड हुआ। तो बहुत सारी खामियां हैं, इनको देखना पड़ेगा। हजारों डॉलर ले रहे हैं हमारे कोचेस, कौन देखने वाला है। टीम एकदम से ऊपर जाके एकदम से नीचे आ जाती है, ये लम्हे फिक्रिया है। मिर्जा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह की बाबर आजम की कारकर्दगी है, क्योंकि हमारा कोई भी प्लेयर जब भारत के खिलाफ कारकर्दगी दिखाता है तो हीरो बनता है। बाबर आज तक भारत के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। 7 मैचेस खेले, जिसमें से 6 इनिंग्स में 168 रन ही उनके रिकॉर्ड में शामिल हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम की अब कप्तानी सवालिया निशान नहीं बन गई? बिल्कुल चौधरी अरशद साहब, बाबर आजम की कप्तानी जो है वो सवालिया उस पर निशान उठ रहा है कि तो मैंने आपको बताया कि टॉस जीतकर आप पहले उनको खिला रहे, फिर बाबर आजम ने एक भी मिस सेंचुरी नहीं बनाई। जो आपने बताया ना, 7 मैचेस जो भारत के खिलाफ खेला, एक भी मिस सेंचुरी नहीं है। और उस लिहाज से अगर देखें तो बाबर आजम, मेरी जाती राय में, उनको 2019 में जब कप्तान बना दिया गया था तो 4 साल के अरसे में बहुत कुछ आदमी सीखता है। बहुत सारे पाकिस्तान के ऐसे कप्तान बने हैं। मिसबा को देखें, घर से उठाकर 2010 में जब वो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ तो उन्हें कप्तान बना दिया गया था। तो मेरे ख्याल में बाबर को खुद भी सोचना होगा, लेकिन मुझे लगता है ये टीम दोस्ती यारी की बुनियाद पर मुंतखब की जा रही है। अब आप देखिए, मोहम्मद हारिस को रखने का क्या फायदा है, यंग है, उसका भी फ्यूचर है। आप सरफराज अहमद को रखते हैं जो सिंगल डबल लेता है, फिर आप मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील को रखे हुए, उसे आपने एक सैयाह बनाया हुआ है, घूम फिर रहा है आपकी, और आपने मोहम्मद वसीम जूनियर को रख लिया। हालांकि जमान खान बहुत अच्छा था, अब उसे बुलाया है। मोहम्मद हसनैन अच्छा था। तो ये दोस्ती यारी पर अगर जब तक टीम बनती रहेगी ना अशरफ भाई, उस वक्त तक यही हाल होता रहेगा। सही, बिल्कुल मिर्जा साहब, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये टाइम है सोचने का। आप दोस्ती यारी से हटकर सोचना होगा, टीम के लिए सोचना होगा। और ये कल भी क्रिकेट के हलकों में बातें हो रही थी कि सिर्फ रोटी ग्रुप नहीं चल सकता या चंद दोस्तों की बुनियाद पर पूरी कौमी क्रिकेट टीम को हाईजैक नहीं किया जा सकता। मिर्जा इकबाल बेग, आपका बहुत शुक्रिया। कल के मैच पर हम बात कर रहे हैं और अब अगर मगर की सिचुएशन पैदा हो गई है और अगर मगर पर बातें की जा रही हैं कि अगर
अगर श्रीलंका जीत जाता है या इंडिया जीत जाता है, इतना रन रेट होता है, तो उस पर बात की जा सकती है। एक तो ये सिचुएशन है, और आज भी मैच एक हो रहा है जिस पर इंडिया और श्रीलंका आज आमने सामने होंगे। उसके बाद की क्या सिनेरियो बनता है उस पर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, एशिया कप के हाई वोल्टेज के टाकरे में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का बैट भारत के खिलाफ नहीं चल सका। बाबर आजम वनडे फॉर्मेट में दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं और आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 भी हैं। उन्होंने हाल ही में नेपाल के खिलाफ सेंचुरी करके सबसे कम इनिंग्स में 19 सेंचुरियां स्कोर की हैं और एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। बाबर आजम ने भारत के खिलाफ वनडे फॉर्मेट मुतासर कुन परफॉर्मेंस वो इसमें ना दे सके। बड़ा हाई वोल्टेज का टाकरा था। भारत के खिलाफ 5 मैच एवरेज उनकी 31.60 रही रन, उन्होंने 158 स्कोर किए भारत के खिलाफ। ये उनके परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जबकि छठे मैच में सिर्फ वो 10 रन स्कोर कर सके। यकीनी तौर पर एक हाई वोल्टेज बड़ा टाकरा था भारत के खिलाफ। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर उन्होंने 48 स्कोर किया है। बाबर आजम वनडे फॉर्मेट की बेहतरीन बल्लेबाज तो हैं ही हैं और ये उनकी परफॉर्मेंस है भारत के खिलाफ। स्पोर्ट्स की बात तो चलती रहेगी। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि आम इंतखाबात कब होंगे। सबको जो है इंतखाब की तारीख का इंतज़ार है, लेकिन इंतखाबी तारीख देगा कौन, ये अहम सवाल है। मामला 2 इदारों में उलझ कर रह गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने मुलाकात की है, जिसमें आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत भी की गई है। जबकि ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। नून लीग का कहना है कि सदर तारीख देने का इख्तियार ही नहीं रखते। ये कहा गया है अता तारट की जानिब से। मजीद कहा कि 9 सितंबर के बाद जो है वो आर्टिकल 58 जो है वो लागू नहीं होता। सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किसी सूरत नहीं कर सकते। आरिफ अलवी के अहदे की मियाद ख़त्म हो चुकी है। 9 सितंबर के बाद आर्टिकल 58 गैर फाल हो चुका है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ने करना है, जबकि सदर मुमलिकत को वज़ीर आज़म की एडवाइस के मुताबिक अमल करना है। आर्टिकल 44 के तहत कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अबूरी सदर नए सदर की तैनाती तक ओहदे पर बरकरार रहते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यकजुबान है कि आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं है। तो आम इंतखाबात कब होंगे, सबको जो है इंतखाबी तारीख का इंतज़ार है, लेकिन इंतखाबी तारीख देगा कौन, मामला 2 इदारों में उलझ कर रह गया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने मुलाकात की, जिसमें आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई है। इसी पे मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीक साहब, ये नया तनाज़ा खड़ा होता जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख आखिर देनी किसने है। आइन क्या कहता है? बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, और सदर मुमलिकत जो ऐवान सदर के ज़राए बता रहे हैं वो कुछ और खबरें हैं। आपके पास क्या न्यूज़ है? देखिए, सदर मुमलिकत इस मामले के ऊपर जो है वो सियासत ज़्यादा कर रहे हैं। आइन और कानून को जो है वो एक तरफ रख रहे हैं। जो इलेक्शन एक्ट था जिसमें तरमीम की गई पार्लियामेंट की तरफ से, उसमें उसकी मंजूरी खुद सदर मुमलिकत दे चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने खुद ये इख्तियार दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। बेशक उस वक्त कायम मकाम सदर थे सादिक संजरानी, लेकिन उस कायम मकाम सदर के पास भी वही इख्तियारात होते हैं जो कि सदर मुमलिकत के पास होते हैं। तो जब सदर मुमलिकत ने एक कानून के ऊपर दस्तखत कर दिए और उसके तहत वो इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चला गया, तो ये अब नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन भी तारीख दे और सदर मुमलिकत भी तारीख दे। ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से एक टकराव की कैफियत है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सदर मुमलिकत इस मामले के ऊपर जो है वो सियासत कर रहे हैं। जो आइन और कानून है वो इस हवाले से बड़ा वाज़ेह है, और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वजारत कानून, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ दो टोक और वाज़ेह है कि इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का इख्तियार नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। और चूंकि जब ये कानून पास हुआ था उसके ऊपर पार्लियामेंट ने मोहर बाकायदा लगाई, उसके बाद इसको ऐवान सदर को भेजा गया और उसके ऊपर सदर मुमलिकत के दस्तखत जो है वो मौजूद हैं। तो अब किस तरह जो है वो उससे हट सकते हैं? एक ही कानून जो है उसको 2 शख्सियात कैसे इस्तेमाल कर सकती है, वो भी अलग अलग। तो इस वजह से सदर मुमलिकत के जानब से जो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन की तारीख देंगे और वो मुसलसल इसके ऊपर एक जो है वो सियासी किस्म की गेम जो है वो कर रहे हैं, उसकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत या आइनी और पार्लिमानी माहिरीन का भी ये मौक़िफ़ है। दूसरी बात यह है कि सदर मुमलिकत इन्होंने अपना
जो इस वक्त अपने ओहदे की मुद्दत पूरी होने के बाद इन्होंने अपना काम जारी रखना है। ये एज इट इज़ उसी तरह काम जारी रखेंगे जिस तरह ये काम पहले बतौर सदर करते थे। इस हवाले से खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। इसकी एक मिसाल दी गई थी कि जो काजी फायज ईसा के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस मुस्तरद हुआ था, उसमें उनकी तकर्री भी चैलेंज की गई थी, क्योंकि उनको बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात किया गया था असलम बुतानी की तरफ से। उस वक्त गवर्नर वो कायम मकाम गवर्नर थे, तो ये बात कही गई थी कि कायम मकाम गवर्नर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गवर्नर कायम मकाम हो या मुस्तकिल हो, वो गवर्नर ही होता है। इसी तरह सदर कायम काम हो या सदर हो, वो सदर ही होता है, उसके इख्तियारात वही होते हैं। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन की बात है, उसमें इलेक्शन एक्ट जो है वो बहुत वाजे है और इलेक्शन एक्ट की पार्लियामेंट ने मंजूरी दी। उस वक्त कायम काम जिस आप कह रहे हैं कि वाजे है, लेकिन सदर फिर भी ये कहा जा रहा है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे। तो क्या सदर ने यकीनन जो है अपनी लीगल टीम से भी इस पर मुशावरत की होगी? तो क्या उनकी लीगल टीम ने उनको कोई एडवाइस नहीं की, कुछ इस हवाले से हिदायत नहीं की कि क्या वो जो है इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते? उनकी लीगल टीम ने, सदर की लीगल टीम ने भी यही राय दी है कि सदर ममलकत जो है वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। अटार्नी जनरल को उन्होंने बुलाया था, दो से तीन मरतबा वो निगरान वजीर कानून से मिल चुके हैं। सब ने उन्हें कहा है कि वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोलने की बात होगी, और अगर इलेक्शन की तारीख वो दे भी देते हैं तो उसके ऊपर जो अमल दरामद है वो तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो इलेक्शन कमीशन अपने हक से दस्तबरदार होगा तो अमल दरामद करेगा। ये भी एक बहुत बड़ा हमारे साथ ही रहेगा सदर पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ मौजूद है। अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आम सवाल के आम इंतखाबात के और आम पाकिस्तानी का यही सवाल है कि इंतखाबात की तारीख कौन देगा और कब देगा, और ये मामला जो है वो काफ़ी उलझा हुआ हमें नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखिए, इंतखाबात तो 90 रोज के अंदर होने चाहिए, इसमें कोई अभाव नहीं होना चाहिए किसी को भी। और ये जो डिलिमिटेशन है ये भी जरूरी है कानून के मुताबिक, लेकिन अगर यहाँ पे इस वक्त इलेक्शन ना हो रहे होते तो फिर तो डिलिमिटेशन को होना चाहिए था, कानून में लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि आइन में लिखा हुआ है 90 रोज में इलेक्शन होंगे, तो इलेक्शन जो आइन की प्रोविजन है उसका एक मर्तबा ऊंचा होता है, तो इसलिए 90 रोज में इलेक्शन कराने चाहिए। और डिलिमिटेशन का जो काम है वो आप इलेक्शन के बाद इलेक्शन से पहले कर लें, तो इसलिए इसमें मुझे तो कोई अभाव नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि पहले डिलिमिटेशन होनी चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन भी यही कहता है। तो हतमी तौर पे अगर इसकी इंटरप्रिटेशन करनी हो तो वो सुप्रीम कोर्ट को ही करनी पड़ेगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 1 महीना गुजर गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, तो यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन। अहमद बिलाल महबूब साहब, हम देख रहे हैं कि इदारों में एक टसल जारी है और सियासी रहनुमाओं की जानिब से बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया है कि जो इलेक्शन की तारीख का ऐलान है वो इलेक्शन कमीशन करेगा। तो आइन इस हवाले से क्या कहता है? जी, मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि अब इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर ममलकत को नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन को है। क्योंकि सदर ममलकत ने अगर तो असम्बली को डिसॉल्व किया होता आर्टिकल 58(2) के तहत, जिसमें उनको सवाबदीद हासिल है, तो फिर वही तारीख मुकर्रर करते। लेकिन अब चूंकि उन्होंने जो डिसॉल्व किया है वो वजीर आजम के मशवरे पे किया है, तो इसलिए उनको ये इख्तियार नहीं है। और अगर इख्तियार मान भी लिया जाए तो वो वजीर आजम की एडवाइस से मशरूत होता है, तो वजीर आजम ने उनको कोई ऐसा मशवरा या एडवाइस नहीं दी तो वो ये तारीख नहीं दे सकते। और ये साथ ही साथ जो अबूरी सदर के नाम से जो एक नई बहस जो शुरू हो रही है, इस हवाले से भी आपसे ज़रूर जो है आपकी गाइडलाइंस लेंगे। लेकिन अभी बहुत शुक्रिया आपका, अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपनी एक्सपर्टीज से आगाह कर रहे थे। मज़ीद बहुत सी खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, पाकिस्तान लाइव के सेकंड आवर में खुशामदीद। तो इस आवर में भी हमारे पास बहुत अहम खबरें हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, स्पोर्ट्स हो, बिलावल भुट्टो की तकरीर हो और साथ ही साथ निगरान वज़ीर आज़म का दौरा। और एमक्यूएम ने भी आज तकरीर की है, एमक्यूएम के जो रहनुमा थे वो भी बातचीत कर रहे थे। लेकिन अभी बिलावल भुट्टो ने कुछ देर पहले मीडिया टॉक की है, उसमें पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सक्खर में मीडिया टॉक की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंतखाबात की तारीख देना
इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है? बिल्कुल, इससे पहले वो बेसिकली उस पर बात कर रहे थे जो सदर मुमलिकत तारिक अलवी की खबर एक चल रही है कि वो किसी वक्त भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, तो उसके बाद उनका रद्दमल सामने है। इससे पहले वैसे हमने बात जो कर रहे थे वो ये कि बिलावल भुट्टो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से वो अवामी राब्ता मुहिम का उन्होंने आगाज़ किया हुआ है और लोगों से वो घुल मिल रहे हैं, फूलों की पत्तियां निछावर उनके ऊपर हो रही हैं। लगता है ऐसा है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारी करी। अली, अवामी रिएक्शन देखने के लिए अवाम में जाना ज़रूरी है, इसलिए शायद वो एक्टिव हो गए हैं, इलेक्शंस के करीब हैं। बिलावल भुट्टो ने आज जो मीडिया टॉक की है उन्होंने उसमें एग्जैक्टली क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं। मुआशी मसला हल है वो अवामी राज है और वो सिर्फ हो सकता है जब हम इलेक्शंस करवा के मुंतखब नुमाइंदे को इस्लामाबाद में बिठाएंगे। डेट का ऐलान का इख्तियार वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है। जो हमारा सेल्फ सैबोटेजिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो खान साहब ने इतने सालों का मेहनत को चंद दिनों में ख़राब कर दिया। जब अफ़गान हुकूमत नया बन रहा था तो उस वक्त इसने पाकिस्तान के बॉर्डर्स ना सिर्फ उन शहरियों के लिए चले, सालेम वालों को तो बनता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, मगर वो दहशतगर्द जो उनके जेलों से फरार होके यहाँ आए उनको आबाद करने का प्लान बनाया था। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपने सुनी है। अली, जो ये बातें कर रहे हैं, जो अमेरिकन छोड़ कर गए अपना असला अफ़गानिस्तान में, ये बातें हो रही हैं कि कच्चे के डाकू वो यूज़ कर रहे हैं और चेयरमैन पीटीआई की कुछ गलत पॉलिसियों की वजह से बॉर्डर पार दहशतगर्द आए हैं, तो ये क्या आपको लगता है कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ये चीज़ इससे पहले निगरान वज़ीर आज़म जो है अनवारुल हक काकड़, वो भी रिकॉर्ड पर ये बात कर चुके हैं। उन्होंने भी वाज़ेह किया कि अमेरिका का असलहा अफ़गानिस्तान में मौजूद है जो पाकिस्तान के लिए खतरे का बाइस है। बिल्कुल, मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं। मुनीब, बिलावल भुट्टो ने आज जो बातें की हैं और उन्होंने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा क्या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि एक बहुत बड़ी सियासी जमात पीटीआई की मैं बात कर रही हूँ, वो मंजरनामे से गायब है और उसको कलअदम करार देने की बातें हो रही हैं, वो कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, उनका मसला कुछ और है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तदर हल्के जिन्हें हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उनका जो झुकाव है वो इमरान खान साहब की बाद अब मुस्लिम लीग नून की तरफ है और मुस्लिम लीग नून को ही वो इक़्तिदार में लाना चाहते हैं इलेक्शन के बाद। इसके साथ हमारे मुल्क की एक बदकिस्मत तारीख जुड़ी है और एस्टेब्लिशमेंट का किरदार क्या रहा है हमारे मुल्क के अंदर वो जुड़ा हुआ है। यकीनी तौर पर ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम अनडिनाइबल फैक्ट्स कहते हैं। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब ये नजर आ रहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें बाद नजर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए स्पेस कम है और मुस्लिम लीग नून के लिए स्पेस ज्यादा है। जबकि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जितनी कीमत उन्होंने अदा की है अब उनका राइट बनता है कि वो इक़्तिदार के अंदर आए। लेकिन यहाँ जो कंसर्निंग बात है मेरे लिए वो ये है कि सारे चक्कर में क्या अवाम को उनकी राय का इजहार करने की मुकम्मल आज़ादी होगी, क्या उनका वोट मैटर करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो खुद अपने साथ किया और इमरान खान साहब ने जो खुद अपने साथ किया, अपने वोटर को खुद मुश्किल में डाला है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल कम से कम इस वक्त तक तो ऐसी है कि पाकिस्तान। अच्छा मुनीब, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अवाम में जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जगह जगह उनके इस्तेकबाल हो रहे हैं, लेकिन नून लीग बिल्कुल मंजरनामे से गायब है। इलेक्शन की बात जब आती है तो दोनों में तजाद नजर आता है, लेकिन जब बात आती है इलेक्शन की तारीख की तो दोनों एक पेज पर होती हैं जमातें कि भाई सदर तारीख नहीं दे सकते। क्या ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं और अंदर खाते चल क्या रहा है? देखिए, इसमें बात डबल स्टैंडर्ड की शायद नहीं है, इसमें बात अपने अपने ओपिनियन की है और दोनों के ओपिनियन के पीछे कानूनी जवाब मौजूद है। और हुकूमत जो पीडीएम की थी वो तो अब चली गई, लेकिन जो निगरान हुकूमत है, निगरान वफाकी वज़ीर कानून ये समझते हैं, इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरामीम हो चुकी हैं लिहाजा इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने से मुताल्लिक सदर के पास अब कोई इख्तियार नहीं रहा। जबकि जो एक पॉइंट ऑफ व्यू जो सदर का है उस हद तक मैं जरूर समझता हूँ कि सदर के जो नुक्ता नजर है या उनकी जो कानूनी पोजीशन है उसके अंदर काफी वजन है। वो इसलिए क्योंकि अगर आर्टिकल 48(5) को देखा जाए तो उसके अंदर अगर असेंबली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तहलील हुई है
तो इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट करना ये सदर का राइट है, डिस्टिंक्टिव राइट है, और इसको किसी भी इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके खत्म या कम नहीं किया जा सकता उनके इस इख्तियार को। यानी आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। मुनीफ फारूक, एंकर पर्सन, तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। मुनीफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जो बात की है, जो उन्होंने ऐलानात भी किए हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड का उन्होंने जिक्र किया, इसके साथ साथ उन्होंने जो अमेरिका ने जिस तरह से असलहा छोड़ा है अफगानिस्तान में, उसका उन्होंने जिक्र किया है, और कुछ गलत पॉलिसियों का जिक्र किया है कि जो लोग गलत फैसले करते आए हैं उसकी कीमत आज हमारे अवाम अदा कर रहे हैं और एक दफ़ा फिर से दहशतगर्दी सर उठा रही है। पार्टी ने भी जिक्र किया है, और इससे पहले मुनीब भी हमारे साथ मौजूद थे। मुनीब भी यही जिक्र कर रहे थे कि शायद पीपल्स पार्टी को ये लगता है कि अब भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तमाम सियासी जमातों को उस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, कुछ खास मुक्तदर हलकों का झुकाव एक जमात की जानिब है। और अगर हम कुछ हकाइक की बात करें, ज़मीनी हकाइक जो बताते हैं कि पीपल्स पार्टी मुतहरिक नज़र आ रही है इलेक्शन के हवाले से, लेकिन नून लीग की क़यादत मंजर से गायब है और ना ही किसी किस्म की कोई उनकी इलेक्शन कैंपेन चल रही हैं, कोई नैरेटिव बिल्डिंग सामने आई है अभी तक। नून लीग बिल्कुल मंजरनामे से गायब है। उसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। सियासी मंजरनामे से तो हमने आपको खबरें बताई हैं। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला भी जारी है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 46 पैसे सस्ता हुआ है। जी हाँ, 299 रुपये 70 पैसे का हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 299 रुपये का फरोख्त हो रहा है। तो इस वक्त जो है रुपया तगड़ा हो रहा है और डॉलर जो है उसकी कदर जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। बिल्कुल, जहाँ पर हमें सियासी चैलेंजेस है वहीं पर हमें मुआशी चैलेंजेस भी हैं हमारे साथ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तजियाकार नसीर वागा भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे सहाम मामले के हवाले से। और इससे पहले हम बात कर रहे थे, मैं ज्वाइन किया नुमाइंदा PNN नजीब नाइच ने। नजीब, कहिएगा कि इस वक्त डॉलर की हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं, क्या ये वही क्रैकडाउन के समरात हैं जो सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, करेंसी मार्केट से अच्छी खबरें ही मौसूल हो रही हैं और इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 40 पैसे की कमी से 299 रुपये 70 पैसे तक आ चुका है और ये तकरीबन 20 दिन के बाद इंटरबैंक में डॉलर इस पोजीशन पर आया है। ओपन मार्केट में भी 1 रुपये कमी से 299 रुपये पर डॉलर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इम्कान है कि आइंदा कुछ रोज़ में इसमें मज़ीद कमी आएगी। करेंसी एक्सचेंज एसोसिएशन के सदर मलिक बोस्तान का ये कहना है कि हमने तकरीबन 5 कारोबारी रोज़ के दौरान 4 करोड़ 20 लाख डॉलर जो है जमा कराए हैं इंटरबैंक में, और इस वजह से भी इंटरबैंक में डॉलर में कमी देखी जा रही है। और मुख्तलिफ जो मुआशी माहिर हैं उनका ये कहना है कि अगर 2 माह तक ये सिलसिला जारी रहेगा तो हुकूमत अपना जो टारगेट है वो अचीव कर लेगी, तकरीबन 250 रुपये तक डॉलर को लाने के हवाले से। और इस वक्त हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों, FI और दीगर हसास इदारों की जानिब से ऑपरेशन जारी होने के सबब भी डॉलर में कमी है। डॉलर के ख़रीदार कम हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं करेंसी एक्सचेंजर्स के पास, और करेंसी एक्सचेंजर्स जो हैं डॉलर इंटरबैंक में सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है नजीब नाइच, आपने हमें तफसीलन आगाह की अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। FIA ने हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों के गिर्द शिकंजा कस लिया है। FIA की लाहौर की सर्कुलर रोड पर कार्रवाई, हवाला हुंडी के कारोबार में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुलजिमान के 6 करोड़ 81 लाख की मुल्की और 1.5 करोड़ से ज़्यादा की गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई है। 4,655 अमरीकी डॉलर, 16,15 यूरो, 17,740 दरहम भी बरामद किए गए हैं। मुलजिमान से 49,362 सऊदी रियाल, 790 कैनेडियन डॉलर, 2,650 तुर्किश लीरा और 4,880 पाउंड भी पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तार मुलजिमान में मजहर शफकत, ज़िशान और सलमान शामिल हैं। मरकज़ी मुलजिम अजहर शफकत की गिरफ्तारी के हवाले से भी खबरें सामने आ रही हैं। आपको ये बताएं कि मुलजिमान पहले ओमेगा मनी एक्सचेंज के नाम से कारोबार करते थे, लाइसेंस मनसूख होने के बाद प्राइवेट तौर पर कारोबार कर रहे थे। तो खबरें ये हैं कि जो इस वक्त क्रैकडाउन किया जा रहा है उसके समरात सामने आ रही हैं और डॉलर का जो रेट है उसमें कमी आ रही है, रुपया बेहतर हो रहा है। इसी पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है नसीर वागा। नसीर वागा, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहली चीज़ जो सब जानना चाह रहे हैं, जिस पर सब बात कर रहे हैं, वो ये कि ये वो चीज़ है, ये वो क्रैकडाउन है जो अब किया जा रहा है, जिसके बाद हम देख रहे हैं
कि डॉलर अब नीचे आना शुरू हो चुका है, 300 के आसपास अब वो ट्रेड कर रहा है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ओपन मार्केट का रेट इंटरबैंक से भी अब नीचे आ चुका है। तो क्या समझते हैं आप कि ये जो डॉलर के ऊपर अब काम किया जा रहा है, क्रैकडाउन का काम किया जा रहा है, ये शायद बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था? क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन चूंकि मैं ख़ुद ग्रॉस रूट लेवल पे आज ख़ुद मार्केट में मौजूद था, ये जो FIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे मैं मौजूद था, और इससे पहले कल और परसों भी मैं ये डॉलर्स और ये सारे इश्यूज़ में ज़ाती तौर पे ख़ुद मैं गया हुआ था मार्केट में, और सारी चीज़ों को मैं देख के आया हूँ। अच्छा, मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि वाई नाउ, अब क्यों? ये पहले क्यों नहीं हुआ? क्या ये अब जुर्म हो रहा है? हमारी जो एजेंसीज़ हैं, मैं ख़ास तौर पर FIA की बात करूँगा, या ऊपर जो हमारे लोग इंटीरियर मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, अब ये कह रहे हैं कि जी आप क्रैकडाउन करें और हवाला हुंडी को बंद करें। भाई, ये कौन सा तरीका है कि पहले आप जुर्म करने की इजाज़त देते रहते हैं कि पहले होता रहे, अब क्या हो गया जो एकदम आपने क्रैकडाउन शुरू कर दिया? जब तक ये क्रैकडाउन मुसलसल जारी नहीं रहेगा, ये कभी भी मसाइल हल नहीं नसीर साहब, ये मसाइल अब के नहीं हैं, ये पहले के हैं पाकिस्तान में। यानी अगर ये जो हल्के अब एक्टिव हुए हैं, जो हमारे थिंक टैंक्स हैं, वो पहले चाहते तो ये कर सकते थे और हालात अब मुख्तलिफ होते। ऑफ कोर्स, सारे इदारे FIA सारा कुछ पहले भी मौजूद था, हवाला हुंडी भी हो रही थी, अरबों खरबों का कारोबार हो रहा था, तो किसके अंडर हो रहा था? किसी ने बड़ी हुकूमत के जो ऊपर बैठे, मैं नसीर साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आप निशानदेही करें, जैसे चेयरमैन PTI को इक़्तिदार में लाया गया, जिस तरह से वो इक़्तिदार में आए और जिस नैरेटिव पर वो आए, एहतसाब 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 की वो बातें करते रहे, कहीं नजर नहीं आया। ये जो क्रैकडाउन आप बोल रहे हैं, जिस नाम पर वो आए थे, ये तब होते तो अब 4-5 साल बाद हालात और होते। देखिए, हम सिर्फ किसी एक हुकूमत को अगर इसका जिम्मेदार करार देंगे, लेकिन अभी रीसेंट गवर्नमेंट की रीसेंट भी तो 16 माह की एक गवर्नमेंट की, उससे पहले PTI की गई, उसके बाद उससे पहले बहुत तवील अरसा दूसरी पार्टियों की हुकूमत रही। मुझे कोई, अच्छा, ये क्रैकडाउन पहले भी छोटे छोटे होते थे, लेकिन महीना हुआ, अब भी आप देख लीजिएगा। मैं बड़ी जो मुलाकात हुई, हम उसकी बात कर लेते हैं। जो आर्मी चीफ ने मुलाकात की ताजिर बरादरी के साथ, स्पेसिफिकली हम उसकी अगर बात करें तो उसके बाद देखे हमने कि जो क्रैकडाउन का सिलसिला है, ताजिर बरादरी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ख़ास तौर पर जो बैरून मुमालिक से सरमायाकारी पाकिस्तान में आनी है, उसमें अब ये शिद्दत आ रही है, तेज़ी आ रही है। क्या समझते हैं उसी की? देखिए, बिल्कुल, मैं कम अज़ कम इस काम में आर्मी को और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ को क्रेडिट देना चाहता हूँ कि ये सारा कुछ उनके कहने पे हुआ है। ये किसी सिविलियन गवर्नमेंट के कहने पे नहीं हुआ, ये किसी केयर टेकर गवर्नमेंट के कहने पे नहीं। ये मैं पूरे यकीन से आपको कह रहा हूँ, जब ताजरों ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अपनी बीमारियां बताई, अपने मसाइल बताए कि हम किन किन मसाइल का शिकार है, तो उनको पता चला कि इतनी बीमारियां हैं हमारे यहाँ। उन्होंने फिर कहा अच्छा, यानी नसीर साहब, मदाखलत अच्छी भी हो सकती है समटाइम। अच्छा, एक बड़ी अहम बात, वक्त कम है, बात यह है कि जब तक इन स्मगलर्स को होंडा हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों को जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, आप मुझे कोई एक बंदा आज तक मिसाल बता दें कि इस शख्स को सजा हुई है। और इससे भी अहम बात, ये जो पैसा आप दिखा रहे हैं ना 6 करोड़, ये भला कहाँ जाना है? ये वापस चला जाना है, ये वापस चला जाना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ये अदालत में मौजूद थे और हमें बता रहे थे तमाम तर सूरत-ए-हाल के हवाले से कि जो इस वक्त हवाला हुंडी उसके हिसाब जो है क्रैकडाउन जो चल रहा है, उस हवाले से बात कर रहे थे। आगे चीनी की बात की जाए तो चीनी के हवाले से भी जो हम देख रहे हैं, क्रैकडाउन जारी है और चीनी जो कि काफ़ी महंगी मिल रही थी, अब हमने देखा है कि चीनी पर जब क्रैकडाउन हुआ है तो उसकी कीमतों में कमी जो है वो नज़र आना शुरू हो चुकी है। अगर कराची की बात की जाए तो इस वक्त आम मार्केट में 180 रुपये में जो है चीनी दस्तयाब है। साथ ही साथ बात की जाए लाहौर की तो वहाँ पर यूटिलिटी स्टोर्स में 147 रुपये चीनी इस वक्त मिल रही है। और इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पर 165 रुपये में चीनी जो है वो दस्तयाब है। तो क्रैकडाउन के ये असरात जो कि हमें नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो वहाँ पर 146 रुपये में इस वक्त चीनी दस्तयाब है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्टोर्स 101 रुपये पर चीनी दे रहा है। क्रैकडाउन है जिसके असरात हैं। मुल्तान की बात की जाए तो वहाँ पर 164 रुपये में इस वक्त चीनी जो है वो दस्तयाब है। तो आवाम को जो है वो रिलीफ मिलना जो है वो शुरू हो चुका है। लाहौर की बात की जाए तो वहाँ, कराची की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए तो हर शहर में इस वक्त चीनी की जो कीमत है वो हम लोग कम से कम देखते नजर आ रही है।
आगे बढ़कर आपसे बात करें कि लाहौर की बात कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त चीनी की कीमत जो है वो काफ़ी कम होती जा रही है। 6 रुपये कम हो गई है, जबकि परचून में चीनी सस्ती ना हो सकी। परचून की दुकानों पर चीनी 170 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है और दुकानदारों का कहना है कि चीनी महंगी खरीदी है, फौरी तौर पर सस्ती फरोख्त नहीं कर सकते। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे हैदर खरल से। हैदर, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चीनी की कीमत में जो है वो कमी देखने को मिल रही है और जो मज़ीद 6 रुपये जो है वो चीनी सस्ती हो चुकी है। परचून की दुकानों पर क्या सूरत हाल है और चीनी का क्या रेट है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताएं कि अब जो चीनी की कीमत है वो क्या है और पहले आप कितने में फ़रोख्त कर रहे थे, अब कितने में हो रही? पहले चीनी की कीमत आई थी 120, 130, फिर जैसे जैसे बिजली महंगी हुई और उसके बाद पेट्रोल महंगा हुआ 2-3 मरतबा, ऐसा ऐसा रेट बढ़ते गए तो मैक्सिमम 200 के करीब चली गई थी। तो ये जब हुकूमत ने एक्शन लिया, हुकूमती इदारों ने, उसके बाद एक्शन लेने के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने के अब जो अब कितने की फ़रोख्त हो रही है? अब जो कीमत 170, 160 ये मार्केट में चल रही है। तो ये कितनी ऊपर और आपको लगता है कि ऊपर जाएगी? नहीं, अब नहीं मुझे लगता नीचे ऊपर जाएगी। अब तो नीचे आने की उम्मीद है क्योंकि इनका मुआहदा हो गया मिलों वालों का, 140 के रेट पे ये देंगे हुकूमत को, तो ज़ाहिर है 150 बिकेगी मेरे ख्याल में। आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना है कि जो चीनी की कीमत है उसमें अब वाज़िया कमी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो आवाम को है वो भी रिलीफ दिया जा रहा है। जी, तो ये बिलाखिर ये मामला है कि डॉलर के ख़िलाफ़ भी जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, चीनी माफिया के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसके बेसिकली समरात हैं, उसके असरात हैं जो अब सामने आ रहे हैं मार्केट में। इससे पहले हम यही बात कर रहे थे, चंद रोज़ पहले हमने बताया कि डॉलर्स और बिजली चोरी के ख़िलाफ़ जो सख्त एक्शन लिया गया, बेसिकली ये SIFC का इजलास था, आपको याद होगा। और IMF ने भी हमें कह दिया डू मोर का मुतालबा कर दिया। वागा साहब जो भी आए थे उन्होंने भी ये कहा था कि ये क्रैकडाउन बहुत पहले किए जा चुके होते, तो इस पर अच्छा, एक और अहम मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुतालिक हाई कोर्ट को केस का हुक्म दे दिया है और हाई कोर्ट की जानिब से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीनी की कीमतों से मुतालिक हाई कोर्ट को केस का 30 रोज़ में फैसला करने का हुक्म दिया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर किए जाने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। ये समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई है। हाई कोर्ट में मामला 20 सितंबर को मुकर्रर है। अदालत में ने ये कहा है हाई कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर केस सुनकर 30 रोज़ में फैसला करे। अदालत की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए हैं। 30 रोज़ का हुक्म दिया गया है। हाई कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ केस है, अभी हतमी फैसला नहीं आया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चीनी की कीमतों से मुतालिक हाई कोर्ट को केस का 30 रोज़ में फैसला करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर किए जाने के खिलाफ केस की समाअत हुई है। हाई कोर्ट में ये मामला 20 सितंबर को 20 सितंबर को जो है ये मामला मुकर्रर, और उसके बाद हमने देखा है कि 30 दिन होंगे, उन 30 दिन के अंदर जो है ये फैसला किया जाएगा और मुतालिका जो फरीकैन हैं वो इस पर बातचीत करेंगे। हाई कोर्ट के बुरे हुक्म के खिलाफ केस है, अभी हतमी फैसला नहीं आया। जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से ये कहा गया है। इसी पर रुख करते हैं टोबा टेक्सिंग का, जहां पर हाफिज शाहिद महमूद है, उनसे जानते हैं कि टोबा टेक्सिंग में चीनी की क्या सूरत हाल है। बताइएगा कि यहाँ पर चीनी किस रेट पर दस्तयाब है? जी, फैसलाबाद में चीनी जो यूटिलिटी स्टोर्स पर है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 20 पैकेट मुहैया किए जाते थे, और जो इतनी कम मकदार में तकरीबन जो हर स्टोर को दी जाती थी, और वो ये चीनी आते ही कुछ ही टाइम में ख़त्म हो जाती थी 20 पैकेट, और फिर अगले दिन तक इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन आज से जो यूटिलिटी स्टोर्स के इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि आज से फ़ी स्टोर 50 पैकेट चीनी मुहैया की जाएगी हर स्टोर को, और इससे लोगों को मज़ीद फ़ायदा पहुँच सकेगा। यूटिलिटी स्टोर पर चीनी का रेट 147 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट की अगर बात करते हैं तो ओपन मार्केट में फैसलाबाद में आज चीनी का रेट 170 से लेकर 175 रुपये तक है। चूँकि मार्केट से जिन्होंने पहले चीनी उठाई थी वो 175 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि 50 भी कम है, चीनी इतनी ज़रूर मुहैया की जाए कि हर वक्त चीनी अवेलेबल हो जब भी वो यूटिलिटी स्टोर पर चीनी खरीदने के लिए आए। जी, मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। PIA का माली बहरान संगीन हो गया है। लीज पर लिए गए 15 तैयारे ग्राउंड होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक लीज पर हासिल किए गए तैयारों की अदायगी रुक गई है। PIA ने $100 मिलियन की अदायगी करनी है। लीज पर तैयारे देने वाली कंपनीज ने वार्निंग लेटर जारी कर दिया है, जबकि PIA लीज की रकम की अदायगी से कासिर है।
साबिक हुकूमत ने इंटरेस्ट बोर्ड की मद में 23 अरब रुपए अदा नहीं किए। 23 अरब की रकम गुज़श्ता साल दिसंबर में अदा की जानी थी। आपको एक बार फिर बताएं कि लीज पर हासिल किए गए तैयारों की अदायगी रुक चुकी है। PIA ने $100 मिलियन की अदायगी करनी है। PIA का माली बहरान संगीन हो चुका है। लीज पर लिए गए 15 तैयारे ग्राउंड होने का खदशा भी है, जबकि ज़राए के मुताबिक लीज पर हासिल किए गए तैयारों की अदायगी रुक गई है। एडिटर साउथ रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद इस मामले के हवाले से जानेंगे। रेहान, जब से होश संभाला यही देखा है कि PIA जो है उसको वो बहरान का शिकार है, तो इस वक्त PIA को क्या बहरान है एग्जैक्टली, आगाह कीजिएगा। देखिए, PIA का बहरान भी ऐसा लगता है कि कभी खत्म ना होने वाला है। साबिका हुकूमत ने PIA को, जैसे आपने खुद बताया, 23 अरब रुपए देने थे इंटरेस्ट सपोर्ट में, जो PIA सूद की अदायगी करता था मुख्तलिफ लीज कंपनीज को। वो साबिका हुकूमत ने कह के रोक दिए कि PIA की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, और उसी तरह मौजूदा हुकूमत ने भी वही स्टांस लिया कि वो रकम देने से इनकार कर दिया है और कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग करनी PIA की, इसलिए रकम अदा नहीं की जा सकती। ज़राए का कहना है कि PIA को रकम ना अदा होने की वजह से 30 अरब का अभी PIA 20 अरब देने हैं 23 अरब के बजाय, और लीज कंपनियों ने बाकायदा इनको तंबीह कर दी है कि अगर आपने हमारे जो $100 मिलियन वक्त पे अदा नहीं किए, तैयारी ग्राउंड कर दिए जाएंगे। जबकि PIA उसके साथ साथ दीगर मसाइल का सामना, जिसमें PIA की जो तनख्वाह है अगस्त की वो अभी तक नहीं मिली, उसके अलावा जो मेडिकल के बिल हैं लोगों के, जो मुलाजिम के, वो नहीं मिले। तो लेकिन सबसे संगीन बहरान जो है वो ये कि बहरान है। बहुत शुक्रिया, रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। बराह रास्त आपको लिए चले, निगरान वज़ीर पंजाब इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं और वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। सेहत के शोबे पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। मोहसिन नकवी की जानिब से मुजफ्फरगढ़ में मीडिया टॉक में ये गुफ्तगू की गई है। सेहत के शोबे का जिक्र किया और कहा कि हम सेहत के शोबे पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं, जो खामियां हैं उनको एड्रेस किया जा रहा है। निगरान हुकूमत पंजाब कारकर्दगी पर यकीन रखती है। देखिए, मुजफ्फरगढ़, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, मुजफ्फरगढ़ जो है ये एक बिल्कुल मुल्तान से हट के साइड का इलाका है। तो अगर यहाँ का DHQ अच्छा काम कर रहा है तो ये मुल्तान में पेशेंट का लोड नहीं जाएगा। अगर मुल्तान बेहतर काम कर रहा है तो लाहौर में पेशेंट का लोड नहीं जाएगा। तो और यहाँ पे मुल्तान में तो आपने देखा होगा बलूचिस्तान से और सिंध से भी लोग आए हुए हैं। तो हमें देखना है कि प्रेशर कितना लेना है। लेकिन अभी हम पूरा रास्ता, जब हम मुजफ्फरगढ़ आ रहे थे, तकरीबन हेल्थ सिस्टम पे बात करते आ रहे थे, बहुत सारी चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों में हमें देखना पड़ेगा। कल मुल्तान वाले हॉस्पिटल में आप साथ थे, आपने देखा वहाँ पे कितने ज़्यादा मसाइल थे। अब इतना ट्रस्ट करके और इतने पैसे लगा के अगर रिजल्ट वो देना है तो सारे पैसे का ज़िया है। तो इंशाल्लाह ताला उसको मुजफ्फरगढ़ में दी जाए। यहाँ पर प्रेस क्लब की एक इमारत भी नहीं है सरकारी तौर पर, और सहाफियों के लिए साफ़ी करनी। इसके ये फरमाइएगा सर। बात आपका बहुत शुक्रिया कि आपके मकसद से हमें जनूबी पंजाब के मसाइल देखने का जो है वो मौका मिला है। तो यहाँ पर यकीनन बहुत ज़्यादा मसाइल थे अस्पतालों में भी, क्योंकि निश्तर अस्पताल में जिस तरह अभी मेरे साथी दोस्त भी बता रहे थे, तो हमने अभी रजब तैयब उर्दुगान अस्पताल देखा है। तो क्या इस तरह के अस्पताल लाहौर, पंजाब के दूर दराज के जो इलाके हैं वो वहाँ पे इस तरह के अस्पताल बन सकते हैं? बनने चाहिए। यकीन करें, पूरी टीम तैयब उर्दुगान हॉस्पिटल गई है, हमारा दिल खुश हुआ है। ये हॉस्पिटल लाहौर के हॉस्पिटलों से भी बेहतर है और मैं उनको भी क्रेडिट दूंगा जो वो चला रहे हैं। ठीक है कि उनका पेशेंट का एक लेवल है कि उससे ज़्यादा नहीं करते, फिर बाकी रेफ़र कर देते हैं, लेकिन जो वो ले रहे हैं वो बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हैं। तो उसके लिए उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। बाकी हाँ जी, सर मुजफ्फरगढ़ के की बात आपको बता इनको बता लेना। आपने बहुत मेहरबानी, आपने मुजफ्फरगढ़ को भी टाइम दिया सर, और हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं सर। दो बातें, एक तो यहाँ पे जिस वक्त कोई अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन आती है ना, और मुजफ्फरगढ़ में कोई पॉजिटिव काम स्टार्ट होना हो जाता है, वो तब्दील हो जाते हैं। अभी भी हमारा है कि अभी भी जहाँ डिप्टी कमिश्नर और DPO साहब पॉजिटिव अच्छा एक काम स्टार्ट लिया है, तो अभी हमें पता चला कि डी साहब भी कहीं विजिट पे जा रहे हैं, कोर्स पे जा रहे हैं। एक तो सर जब किसी हमारे अच्छा कोई ऑफिसर मिले तो काइंडली उसको मेहरबानी कीजिएगा। दूसरा सर, मुजफ्फरगढ़ की 50 लाख की आबादी में सर एक वाहिद पार्क था
जो 2.5-3 साल से जिला काउंसिल की प्रॉपर्टी थी उसको लीज आउट किया हुआ था, 2.5 साल 3 साल से उसको बंद किया हुआ है सर। वो सर एक जनूबी पंजाब की एक ऐसी तफरीगाह थी, जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे मी साहब खुलवा दे आपने पंजाब में मादी के अंदर यहाँ पे बहुत से हुक्मरान आते रहे, वो दूसरी पंजाब का सिर्फ नारा लगाते रहे, उन्होंने बुनियादी मसाइल नहीं देखे। आपने मुल्तान, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, कोई भी जिला हो, आप वहाँ पहुँचते हैं, उन लोगों के बुनियादी मसाइल भी सुनते हैं। क्या आप समझते हैं कि ज़राअत के ऊपर आपने बड़ा फोकस किया, कपास के ऊपर, उसके ऊपर बताइएगा कि देखिए मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम, आप लोग साथ हैं, चाहे मिनिस्टर हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी है। कल जब हम आए, हमने आके पहले चंद घंटे का सेशन लगाया एग्रीकल्चर वालों के साथ, सारे हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल्स का विज़िट किया, उसके बाद हम रात को पुलिस स्टेशन भी गए, उसके बाद रोड्स के विज़िट किए, वो हमने उसी टाइम फैसला किया। एग्रीकल्चर के बाद हम कहाँ गए थे, तो खैर एनीवे कहने का मतलब ये कि एक नॉन स्टॉप चीज़ है। हाँ, प्रेस क्लब भी हो गए, तो एनीवे मुजफ्फरगढ़ में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्हें सेहत के शोबे में जो मसाइल हैं उनको उजागर किया और कहा है कि उन्हें फिक्स करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुल्तान पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, वहाँ बलूचिस्तान से भी लोग आते हैं और सक्खर से भी पेशेंट्स वहीं जाते हैं। वेलकम बैक टू पाकिस्तान लाइव। अब शामिल करते हैं कुछ अहम सियासी मंजरनामे की खबरें और हमारे साथ आज होंगे मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल, उनका भी मौक़िफ़ लेंगे। लेकिन उससे पहले पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का मुतालबा कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सखर में मीडिया से बातचीत की। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुआशी मसाइल का जो हल है वो अवामी राज है, और वो सिर्फ हो सकता है जब हम इलेक्शंस करवा के मुंतखब नुमाइंदे को इस्लामाबाद में बिठाएंगे। डेट का ऐलान का इख्तियार वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है। जो हमारा सेल्फ सैबोटेजिंग नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो खान साहब ने इतने सालों का मेहनत को चंद दिनों में ख़राब कर दिया। जब अफ़गान हुकूमत नया बन रहा था तो उस वक्त इसने पाकिस्तान के बॉर्डर्स ना सिर्फ उन शहरियों के लिए चले, सालेम वालों को तो बनता है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है, मगर वो दहशतगर्द जो उनके जेलों से फरार होके यहाँ आए, उनको आबाद करने का प्लान बनाया था। ये आपने गुफ्तगू सुनी बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन के हवाले से। इसी पर बात करते हैं राना एहसान अफजल से। आपने भी सुन लिया बिलावल का मौक़िफ़। पहला सवाल तो आपसे राना एहसान ये करेंगे कि अगर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अनाउंस कर देते हैं इलेक्शन की डेट, तो आपकी उस पर क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या आपकी हिकमत अमली उस पर होगी? और दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के हवाले से हमें कहीं एक्टिव नज़र नहीं आ रही, कहीं मैदान में हमें नज़र नहीं आ रही। इस पर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी अगर आप क्या इलेक्शन के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए कहीं नज़र नहीं आ रही। अभी भी एक वक्फ हमारा कराची गया था तंजीम साजी के सिलसिले में। उसके अलावा मरियम नवाज़ डेली बेसिस पे मीटिंग्स कर रही हैं, यानी कि तंजीम के सिलसिले में उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, जिसका मकसद इलेक्शन की तैयारियाँ हैं। उसके अलावा हमारे जो जितने कैंडिडेट्स हैं वो डेली बेसिस पे अब उनका जो टाइम वो गुजार रहे हैं हलकों में, उसको ज़्यादा कर दिया गया है। लेकिन जो इलेक्शन का जो असल मोमेंटम शुरू होता है वो इलेक्शन डेट की अनाउंसमेंट के बाद होता है। तो वो जब अनाउंस होगी तो उस वक्त मुकम्मल तौर पे आपको मुतहरिक नज़र आएगी मुस्लिम लीग नून। और दूसरी चीज़ ये कि जो बिलावल साहब ने बात की है, मैं भी उससे सहमत हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट अनाउंस कर दे तो अभाम जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। जो कन्फ्यूजन का एक सिलसिला चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। बेशक वो जनवरी की डेट हो, फरवरी की डेट हो, लेकिन एक डेट आ गई तो उससे पूरी कौम को ज़रा इत्मीनान हो जाएगा कि हम इलेक्शंस में कब जा रहे हैं। तो इससे तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन ये कहना कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए वो अब मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अब तो वैसे ही कोई 55 दिन रह गए हैं 90 दिन मुकम्मल होने में।
तो इलेक्शन की सूरत हाल अगले 55 दिनों में तो नहीं नजर आ रही। डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, वो मुकम्मल होगा, फिर हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। राना साहब, पीपल्स पार्टी काफी एक्टिव है, आप खुद देख रहे हैं बिलावल जिस तरह से अवामी राब्ता मुहिम चला रहे हैं, खिताब कर रहे हैं, आपकी जमात के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि इत्तेहादी जमातें जो हैं वो बहुत डरी हुई हैं, इलेक्शन से भाग रही हैं। दूसरी चीज़ ये कि पीपल्स पार्टी तो एक्टिव है, लेकिन अगर हम आपकी जमात की नून लीग की बात करें, नवाज शरीफ की वापसी का इंतज़ार हो रहा है, कब वो पाकिस्तान आते हैं। दूसरा, आपकी जमात से ही ख्वाजा आसिफ ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को वतन वापस आ जाना चाहिए, तो लीडरशिप के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखें, एक तो हमारी लीडरशिप मियां शहबाज शरीफ भी जल्द वापस आ रहे हैं पाकिस्तान, अगले एक आधे हफ्ते के अंदर अंदर वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। सदर है हमारी पार्टी के, तो इंशाल्लाह ताला वो जब वापस आएंगे तो हमारी पार्टी भी इलेक्शन राब्ता मुहिम जो है वो जल्द से जुलूस की सूरत हाल में चीज़ें शुरू हो जाएंगी। दूसरा, इंशाल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब अक्टूबर के महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान वापस आएंगे और मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को वो लीड करेंगे। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्शन का माहौल इलेक्शन की अनाउंसमेंट के साथ होता है। जब इलेक्शन अनाउंस होंगे तो तब आपको नजर आएगा कि एक इलेक्शन की तरफ माहौल बनेगा, क्योंकि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो ये दूसरा आपका सवाल था सदर साहब के हवाले से। देखिए, सदर साहब अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस कर सकते हैं तो वो नेशनल असेंबली की कर सकते हैं, और वो भी इख्तियार जो कानून साजी हुई उसके बाद ECP को चला गया। तो अगर वो इस तरह का कोई मिस एडवेंचर करते हैं कि वो डेट अनाउंस कर देते हैं और ECP उससे सहमत नहीं होती, तो फिर एक क्लैश और कंफ्यूजन का पूरी कौम और मुल्क जो है वो शिकार हो जाएगी। सदर साहब को स्टैंड अलोन अपने ओन पे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर उनको बहुत शौक है तो वो ECP से मुशावरत करें, अगर मुशावरत नहीं वो कर पाते तो फिर उनको डेट अनाउंस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे और उस डेट पे इलेक्शन नहीं होते तो मुल्क का एक मजाक और तमस्खर बढ़ेगा। ठीक है राना साहब, एक सवाल ले लीजिएगा। वो ये, कल हमने देखा कि अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जैसी खबर सामने आई सदर मुमलिकत के हवाले से, उन्होंने कहा कि मईशत की हालत बेहतर हो रही है, डॉलर की कीमत कम हो रही है। जब भी मुल्क की हालत बेहतर होती है, PTI मुल्क को गैर मुस्तहकम करती नज़र आती है। गुजारिश ये है कि मईशत की बेहतरी का काम तो सियासी जमातों ने करना था, उसकी ज़िम्मेदार PTI भी है, तहरीक इंसाफ भी है, ये निगरान हुकूमत है, इनका काम सर इलेक्शन करवाना है, बर वक्त इलेक्शन करवाना है। तो क्या हम अता तारड़ साहब की गुफ्तगू से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शायद कोई लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं और डिपेंड कर रहे हैं इकॉनमी के हवाले से निगरान हुकूमत पर? नहीं, देखें, इलेक्शन और के दरमियान में क्या चीज़ है? डीलिमिटेशन है। डीलिमिटेशन क्या है? वो भी एक आईनी मामला है, सेंसस एक आईनी मामला है, तो वो भी आइन के मुताबिक जो डिले है वो डीलिमिटेशन की वजह से है। तो जब ये हो जाएगा मुकम्मल तो फिर तो इलेक्शन और इस मामले के दरमियान में कुछ भी नहीं होगा, तो फिर तो हम बिल्कुल इलेक्शंस की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। तो मुझे तो कोई इसमें शक नहीं नज़र आ रहा कि इलेक्शन कोई लंबा ये सेटअप लंबा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। वन लाइनर बता दीजिएगा कि नून लीग इलेक्शन कब चाहती है? देखें, हम तो समझते हैं डीलिमिटेशन के बाद जनवरी एंड में, फरवरी के शुरू में इलेक्शंस होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना इज़ाल, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मुस्लिम लीग नून के हवाले से अपना मौक़िफ़ उन्होंने सामने रखा। उनका कहना है कि हम भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हम अपनी अवामी राब्ता मुहिम जो है बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन जो लीडरशिप उनकी है उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि कब वो पाकिस्तान आएंगे। सवाल ये उठता है कि लीड कौन करेगा अगर इलेक्शन की तरफ जाते हैं, कैंपेन की तरफ जाते हैं? मरीम नवाज देख रहे हैं कि मरीम नवाज जो है वो सिंध की जानिब है और उनकी जानिब से कहा गया कि शहबाज शरीफ जो भी हैं नेक्स्ट वीक में आएंगे। उसके बाद अक्टूबर में कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ भी आएंगे। आगे बढ़े और चीनी और गंदम वगैरह की बात की जाए तो चीनी, गंदम और खाद के स्मगलर्स की तफसीलात सामने आ गई हैं। अफगानिस्तान चीनी स्मगल करने वाले 875 स्मगलर्स की निशानदही हो चुकी है। 12,409 मैट्रिक टन स्मगल होने वाली चीनी पकड़ी गई है। स्मगलिंग की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जमा करवा दी गई है। चीनी स्मगलिंग में मुलव्विस 52 सरकारी अफसरान भी बेनकाब हुए हैं। 148 अफराद चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस पाए गए हैं। गंदम की स्मगलिंग में 592 ज़ख़ीरा अंदोज़ों की निशानदही की गई है। इसके अलावा गंदम की स्मगलिंग में
बताया गया है कि 26 स्मगलर्स शामिल हैं। चीनी स्कैंडल में बहुत से इंकशाफात हुए हैं। गुज़श्ता बरस IB ने 417 रिपोर्ट्स मुतल्लिका महकमों को भिजवाई थी। चीनी गंदम खाद की स्मगलिंग रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में जमा कराई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है 90,147 मैट्रिक टन ज़ख़ीरा और स्मगल शुदा गंदम बरामद कर ली गई है। स्मगलर्स की मदद करने वाले 259 अहलकार बेनकाब भी हुए हैं। रिपोर्ट में ये तफसीलात सामने आई हैं और कहा गया है कि 405 ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सुराग लगा लिया है। अफगानिस्तान को खाद स्मगल करने वाले 64 स्मगलर्स भी बेनकाब कर लिए गए हैं। तो ये वही क्रैकडाउन की बात है जो इस वक्त चल रही है और उसके हवाले से तमाम तर जो नर्ख हैं, जो चीज़ें हैं, अब वो कुछ कंट्रोल में आना हमें नज़र आ रही शुरू हो चुकी हैं। और ये चीनी बहरान हो, खा वो डॉलर माफिया हो, तो ये वो स्टेप्स हैं जो हम स्पेसिफिकली हम बार बार कर रहे हैं कि जब से आर्मी चीफ ने मुलाकात की ताजिर बरादरी के साथ, उस मुलाकात के बाद ये बड़े स्टेप्स लिए गए हैं और उसके अब इस हवाले से ये खबरें सामने आ रही हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इससे मईशत को भी इस्तेहकाम मिलेगा। आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने मुल्क भर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला किया है। पावर कंपनियों में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद को भी शामिल करने का फैसला किया गया है। ज़राए बताते हैं कि निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने पावर डिवीजन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात मांग ली हैं। आपको बताएं कि पावर कंपनीज में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल करने का फैसला निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात मांग ली हैं। ज़राए के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन जो है सामने आ रही है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला किया गया है, जबकि पावर कंपनीज में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तफसीलात भी मांग ली हैं। हुकूमती इक़दाम का मकसद तकसीमकार कंपनीज के मामलात जो हैं वो देखना है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तब्दील करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक पावर कंपनीज में टेक्निकल, अहल और गैर सियासी अफराद शामिल करने का फैसला किया गया है। इसी फैसले के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से। जी सिद्दीक, बताइएगा। जी, जो मुल्क भर की बिजली तकसीमकार कंपनीज हैं, इनके अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए हैं, वहां पर गैर सियासी अफराद अब शामिल करने का फैसला किया गया है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि ये इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे अफराद शामिल हैं जो सियासी बुनियादों पर भर्ती की गई और उनका किसी किस्म का कोई तकनीकी तजर्बा जो है वो भी नहीं है। तो निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने पावर डिवीजन से तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके अरकान की फहरिस्त मांगी है और उसके बाद फिर इनकी तब्दीली का जो है वो वाज़ेह फैसला किया जाएगा और रवां हफ्ते इस हवाले से ये फैसला सामने आ जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तब्दीली का बुनियादी मकसद बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम को शफाफ और तकसीमकार कंपनियों के मामलात को जो है वो बेहतर बनाना है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद और हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। लेस्को और मैपको रीजन्स में नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। कार्रवाई के दौरान मजीद 205 बिजली चोर पकड़े जा चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक 205 बिजली चोर पकड़े गए हैं। 105 FIR दर्ज की गई है, जो कि एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पकड़े जाने वालों में एक ज़रई, 6 कमर्शल, 198 घरेलू सार्फिन शामिल हैं। बिजली चोरों को 1,85,22,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है। मैपको रीजन की बात करें, 1,14 लाख से ज़ायद अदम अदायगी पर 13 कनेक्शंस मुनक़ता किए गए, कार्रवाइयाँ की गई और आरिफला, लोधना, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन में ये कार्रवाइयाँ की गई हैं। तफसीलात के मुताबिक आपको ये मज़ीद बताएं कि आरिफला, लोधना, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। 205 बिजली के हवाले से ये तफसीलात हैं और नादहिंदगान बिजली चोरों के ख़िलाफ़ ये अहम क्रैकडाउन किया जा रहा है, जबकि एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने 3 रोज़ा दौरे भारत के आखिरी रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और क्या मुलाकात हुई है? सऊदी अरब कुछ मुआहदे भी करने जा रहा है। हमारी सिफारती तौर पर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, इस तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। साबिक सिफारतकार हैं अली सरवर नकवी हमारे साथ मौजूद हैं।
और उससे पहले एक बार आपको ये दिखा रहे हैं जो मुलाकात हुई है, जो वीडियोस आपने देखे हैं ये उस मुलाकात के वीडियोस हैं। अली सरवर नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जो मुलाकात हुई है G20 इजलास में सऊदी वली अहद पहुंचे भारत और वहां पर अब उन्होंने मोदी से मुलाकात भी की है। सर एक तो ये बताइएगा इससे आप किस तनाजुर में देखते हैं, और 50 के करीब मुआहदे किए हैं सऊदी अरब ने भारत के साथ, उसके बाद आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है सिफारती सतह पर? देखिए, अव्वल तो मैं ये कहूँगा कि हर ऐसी सिचुएशन में हम भारत से अपना एक तरह से कंपैरिजन करते हैं कि हम उनके मुकाबले में हम कहाँ खड़े हैं। ये दुरुस्त नहीं है, इस वजह से कि जो भारत के ताल्लुकात मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ है, ख़ासतौर सऊदी अरब के साथ, वो अपने जगह एक बाहमी ताल्लुकात का एक शोबा है। पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के बड़े गहरे मरासिम हैं, और जैसा कि जिलानी साहब ने भी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ये बड़े तरीना और गहरे ताल्लुकात हैं जो कि उनकी अपनी स्टैंडिंग है, वो स्टैंडिंग अपनी जगह है। अब भारत के साथ जो हुआ है वो G20 का जो इजलास हुआ था उसके सिलसिले में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भारत गए थे, और जाहिर है वो उनके ताल्लुकात दोनों के बड़े अच्छे हैं, खास तौर पे इसलिए कि भारत की इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ही इस वक्त कामयाब और बेहतर हो गई है, तो वो अपनी जगह है। अच्छा अली सरवर नकवी साहब, आज के अभी जो आज करंट सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका के ताल्लुकात बड़े मजबूत हुए पिछले कुछ दौर में सऊदी अरब के साथ, जिस तरह से उनकी ट्रेड चल रही थी, उसके बाद भारत भी उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। पाकिस्तान, ये बातें हो रही थी कि जो शहजादा ये वली अहद हैं वो पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे, लेकिन अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है, कोई प्लान ऐसा नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की सिफारती ये नाकामी इसको समझा जाए कि दोस्त ममालिक कंसीडर किया जाता था और तोहफे बेचने की शायद कीमत अदा कर रहा है पाकिस्तान, ये वजह हो सकती है? क्या कहा, किसकी वजह कीमत? सर जब सऊदी तोहफे बेचे जाते हैं हम पाकिस्तान को, जो हमारे नुमाइंदगान है, अवामी नुमाइंदगान बड़े ओहदों पर विराजमान हो, सऊदी अरब उनको तोहफे देता है, वो तोहफे बिक जाते हैं। ये मैं कहना चाह रही हूँ कि तोहफे बेचने की ये कीमत होती है कि नाराज़गी शायद सऊदी अरब दिखाना चाह रहा है और पाकिस्तान का दौरा भी नहीं किया। पहले खबरें थी कि पहले पाकिस्तान स्टे करेंगे और फिर जाएंगे भारत। ये दौरे होने और न होने वो सफारती कामयाबी या नाकामी की अलामत नहीं है। एक तो ये, इसमें बहुत सी और वजूहात होती हैं, सियासी वजूहात होती हैं, और तोहफे बेचने की कीमत तो जो आप कह रही हैं वो अच्छी बात नहीं है कि तोहफे बेचे गए हैं, ये तो मैं फौरन मानूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को किसी किस्म की सजा दे रहा होता है। ये बाहमी ताल्लुकात सियासी बिना पे हमारे सऊदी अरब से बहुत अच्छे हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी भी हमारे जो इक़्तिसादी, दिफाई, सियासी ताल्लुकात जितने भी हैं, OIC का जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा में है, हम OIC के बहुत अहम मेंबर हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, ये सारे सऊदी अरब में बेस्ड हैं, जिससे हमें फ़ायदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे कोई हमारे ताल्लुकात को कोई ऐसे गहरे असरात उसके नहीं हो सकते, लेकिन ये दुरुस्त है कि कोई भी बाहमी रिलेशनशिप वो उसको हमें हमेशा उसका ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल, बाहमी जो रिलेशंस है उसका ख्याल करना चाहिए, उसको फ़रोग देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और तोहफे बेचना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन
मज़ीद कुछ खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कराची में बल्दिया की गफलत सामने आई है। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां हैं जो जंग आलूद हो गई हैं। 235 में से 170 गाड़ियां ख़राब पड़ी हैं। बिल्कुल, 235 हैवी व्हीकल में से 169 गाड़ियां ख़राब खड़ी हैं। जबकि खबरें ये भी हैं कि बल्दिया बस्ती में अफसरान की मिली भगत का ये मामला है और कहा यह जा रहा है कि ख़राब गाड़ियों के पार्ट्स तक निकाल कर बेचे जा रहे हैं। तफसीलात आपको दिखाते हैं उसके बाद। मोहम्मद सलमान की तफसीलात देखिए। कराची में इंतजामिया की गफलत ने करोड़ों रुपए की सरकारी मशीनरी को नाकारा बना दिया। बल्दिया बस्ती की महंगी तरीन गाड़ियां स्क्रैप में तब्दील हो गईं। बल्दिया बस्ती की 235 में से 170 गाड़ियां खराब, गाड़ियों को जंग खाने लगा। डीएमसी सेंट्रल नॉर्थ नाजमाबाद की 49 में से 34 गाड़ियां नाकारा, न्यू कराची जोन की 86 में से 63 गाड़ियां, गुलबर्ग जोन की 22 और लियाकताबाद जोन की 50 गाड़ियां खराब हो गईं। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स तक निकालकर कबाड़ियों को फरोख्त कर दिए गए। जराए का कहना है कि बल्दिया बस्ती के अफसरों की मिली भगत से प्रोफेशनल मैकेनिक्स की बजाय मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से काम कराने की वजह से गाड़ियां खराब हुईं, जबकि गाड़ियों की मेंटेनेंस और खरीदारी में ताकतवर अफसरान शामिल हैं। मोहम्मद सलमान, PNN, कराची। तो ये नाज़रीन वो कारनामा है बल्दिया बस्ती का जहाँ पर करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी तबाह हाली का शिकार है। जैसा कि हम बात कर रहे थे शहर कायद के हवाले से, गटरों के ढक्कन वहाँ पर नज़र नहीं आते। अभी हमारे नुमाइंदा हमें तफसीलात बता रहे थे कि मलेरिया का स्प्रे वहाँ पर नहीं किया जा रहा। बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं। माले मुफ्त दिले बेरहम शहर कायद में सरकार के निराले कारनामे हैं। बल्दिया बस्ती में गाड़ियों की तबाह हाली, कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नज़र नहीं आता। एक तरफ वसाइल की कमी का रोना रोया जाता है, दूसरी तरफ तबाही के जिम्मेदार भी ये खुद ही हैं। बल्दिया बस्ती के मुख्तलिफ टाउन की सैकड़ों गाड़ियां कबाड़ खाने की नज़र पाने वाले टैंकर्स, पानी के टैंकर्स के अलावा कचरा उठाने वाली मशीनरी, तजावुज़ात तहवील में लेने के लिए ट्रक, सब बर्बाद हो चुके हैं। गाड़ी और मशीनरी से सामान भी चोरी किया जाता है। किसी ने भी रोका ना ही किसी ने जिम्मेदारी इसकी कबूल की है। बल्दिया बस्ती के मुख्तलिफ टाउन की ये सूरत हाल है। कराची में बल्दिया बस्ती की गफलत से करोड़ों मालियत की गाड़ियां जंग आलूद हो गई हैं। 235 में से 170 गाड़ियां ख़राब हैं। मशीनरी में कचरा उठाने वाली गाड़ियां, टैंकर्स और दीगर व्हीकल्स भी शामिल हैं। जी हाँ, साथ ही साथ टाउन ऑफिस खराब गाड़ियों का कबाड़ खाना बन गया है। खराब गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी फरोख्त कर दिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुलेमान इस वक्त बल्दिया बस्ती के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। उनसे खराब गाड़ियों के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सुलेमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है ज़िला वस्ती, उसमें हम मौजूद हैं। और ज़िला वस्ती की जो इंतज़ामिया है वो वसाइल का रोना रोती रहती है, लेकिन जो इंतज़ामात हैं, जैसे कचरा उठाने का एक काम था, पार्कों को पानी देने के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल होती थी, मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियां जो कि शहर में बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, उन गाड़ियों का हाल जो है वो ये है कि अपनी जो गाड़ियां हैं उनको मुकम्मल तौर पे बर्बाद कर दिया। मजमूई तौर पर ज़िला वस्ती के जो 4 टाउन हैं उनके पास जो है वो 235 के करीब जो है वो ऐसी गाड़ियाँ थीं जिनके ज़रिए जो है वो पार्कों को पानी दिया जाता था, कचरा उठाया जाता था, सफाई के लिए इस्तेमाल होते थे। तो उन तमाम गाड़ियों को जो है वो तबाहाल बना दिया गया है। इस वक्त हम एक ऐसे ही नॉर्थ कराची के डंपिंग पॉइंट पर मौजूद हैं जो कि नॉर्थ कराची के टाउन के दफ्तर के बिल्कुल साथ ही मौजूद है। ये देखा जा सकता है कि करोड़ों रुपए की जो मशीनरी है, जिसमें हैवी मशीनरी भी मौजूद है, डंपर्स हैं, बाउज़र्स हैं, ये सब जो है वो यहाँ लाकर इनको बर्बाद कर दिया गया है। और जो हुकाम थे उनकी लापरवाहियाँ, जो सालों से इन अफसरान की लापरवाहियाँ हैं, इनकी मेंटेनेंस के नाम पे जो है वो खुद-बुर्द की जाती है, लेकिन मेंटेनेंस जो है वो किसी किस्म की नहीं हुई और अपनी गाड़ियों को कबाड़ बना दिया। जी तो सुलेमान वांजो थे हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। कराची जो है इस वक्त मसाइल का गढ़ बन चुका है। बिल्कुल मसाइल का गढ़ बन चुका है और ख़ास तौर पे जो ये करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी तबाहाली का शिकार है, इस पर फौरी तौर पर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए। इस तरह से इन चीज़ों का ज़िया होना यकीनी तौर पर लम्बा फिक्री है। शहरियों का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। वो कहते हैं कि गाड़ियाँ ख़राब होने से उनके मसाइल में भी इजाफा हो गया है। वो क्या कहते हैं, पहले सुनते हैं। इतना जो बजट आता है वो कहाँ जाता है?
ये बजट्स वगैरह आते हैं, इतना सारा मशीनरी आप पीछे देख सकते हैं, सारा हालत ख़राब हुई हुई है मशीनरीज। टाउन के अंदर कंप्लेन करो, टाउन वाले बोल देते हैं हमारे पास मशीनरी नहीं है, मगर जब सालाना बजट निकलता है उसके अंदर बराबर बजट मिलता है टाउन्स को और वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। गंद पड़ा है, ये इसकी तरफ कोई रुख भी नहीं कर रहा है। ये पानी जब बहता है तो इधर दरिया बन जाता है। कि ये जो सफाई सुथराई होती नहीं है, गटर भरे रहते हैं और जो है ना, देखो कितना पानी माता रोडों पे और शॉपों पे पड़े हुए हैं, ना कोई सफाई वफाई का कोई इंतजाम है। या बारिश होती है, नाले भर जाते हैं, रोडों पे पानी निकल रहा होता है, उसकी कोई सफाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं। हमारे कराची के लिए थोड़ी, कराची का नाम है, टैक्स देते हैं हम, सब कुछ करते हैं, कराची का सामान सारा आपको अंदरूनी सिंध मिलेगा, कराची में नहीं। लोगों का रद्दअमल आपने देखा, अभी शामिल करेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आगाह करें कि वज़ीर दाखिला सिंध से कश्मीर से अगवा होने वाले सागिर कुमार के अहल खाना और हिंदू कम्युनिटी की मुलाकात हुई है। IG सिंध रिफत मुख्तार, SSP साउथ इमरान और शीमा कुरमानी भी मौजूद हैं, जबकि वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं मुग़वी सागिर कुमार को बहुत जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा। मुग़वी की बाहिफाजत बाजियाबी हमारी अव्वलीन तरजीह है। IG सिंध ज़ाती तौर पर इस मामले की निगरानी भी कर रहे हैं। IG सिंध का कहना था कि धरना इस मसले का हल नहीं है, पुलिस से ताउन करें, पुलिस पर एतमाद रखें, पुलिस खुलूस नीयत के साथ अवाम की खिदमत कर रही है। ये गुफ्तगू की गई है। वज़ीर दाखिला सिंध ने मुलाकात की है हिंदू कम्युनिटी से और मुग़वी सागर कुमार को जल्द बाजियाब करा लिया जाएगा, ये यकीन दहानी कराई गई है IG सिंध की जानिब से। उन्होंने कहा कि धरना मसले का हल नहीं है, पुलिस से ताउन करें, पुलिस पर एतमाद रखें। सिख कम्युनिटी ने मुलाकात की है वज़ीर दाखिला सिंध से और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। मुग़वी सागर कुमार की बाजियाबी के लिए उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है। नाज़रीन, पाकिस्तान लाइव से फिल वक्त इतना ही।